Very good morning, good afternoon, good evening to all my dear students. Today we are continuing with Sexual Harassment of Women at Workplace, Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013. Right. So in the last class, we started with this chapter in SBIL, POSH. SBIL Part B, Labor Laws में last chapter है Prevention of Sexual Harassment. पॉश इसको एज अ एक्रोनिम बोलते हैं. पूरे एक्ट का नाम क्या है? सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013. सो अभी इस एक्ट के बारे में वी टॉक्ड अबाउट द मीनिंग, वी टॉक्ड अबाउट हिस्ट्री, वी टॉक्ड अबाउट केस लॉ बेस्ड कि कौन सा केस लॉ था बिहाइंड द इनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट. Then we talked about important definitions also. In today's class, we're going to complete this chapter today. In today's class, we are going to talk about how to file a complaint, what are the authorities where a aggrieved person who's a woman जिनके साथ एक sexual harassment हुआ है वो complaint कैसे file कर सकते हैं, what are the authorities and how the inquiry report is done, and then how the appeal may be done if a person wants to appeal further. तो ये सारी बातें आज हम complete करेंगे. ठीक है ना? Again, let me give you a क्विक डिस्क्लेमर कि जो आपका एग्ज़ाम होता है SBIL का, मैं आपको ये SBIL है. SBIL इज डिवाइड टू पार्ट, सेटिंग अप अ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज. सो पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट बी का ये चैप्टर है सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला. अब बहुत बार अगेन आपको एक वो रहता है कि इतने सारे एक्ट हैं, हमें याद कैसा रहेगा, एंड यू नो गिव अस सम कीवर्ड्स एंड सम शॉर्टकट्स जिससे हमें याद हो जाए पूरा चैप्टर. देखिए, अभी जब भी हम बात करते हैं, हम पूरे एक्ट के बारे में बात करते हैं, हम एक एक चीज़ के बारे में बात करते हैं. यू सी अ स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग इज कवर्ड इन आवर क्लास, राइट? अभी आपको क्या करना है ना, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो भी पास्ट ईयर में इस टॉपिक से क्वेश्चन आए, मतलब पॉश से जो जो क्वेश्चंस आए हैं, हालांकि जब हम रिवीजन करेंगे सो आई एम गोइंग टू मेक यू डू ऑल द क्वेश्चंस दैट वर देयर इन पास्ट ईयर, राइट? लेकिन आपको जब राइटिंग प्रैक्टिस करनी है ना, बिकॉज आई ऑलवेज एडवाइस यू टू डू द राइटिंग प्रैक्टिस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक रीजन है जिसकी वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस करके नहीं आते. एंड डोंट लीव राइटिंग प्रैक्टिस एंड रिविजन जस्ट बिफोर एग्जाम. जून में एग्जाम है तो मई के मंथ में कर रहे हो, एंड ऐसा नहीं करना है. हमें जैसे ही हम चैप्टर खत्म कर रहे हैं उसके बाद तुरंत ही जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो पास्ट ईयर में कोई टॉपिक से क्वेश्चन आए, उसको लिख के प्रैक्टिस कर लेना है. उससे क्या होगा ना, जब आपका मई का मंथ आएगा, बिकॉज इफ यू आर गिविंग एग्जाम इन जून, या नवंबर का मंथ आएगा इफ यू आर गिविंग एग्जाम इन दिसंबर, जस्ट 1 month बिफोर योर एग्जाम, ये जो रजिस्टर रेडी हो जाएगा ना आपके पास, क्योंकि आपने चैप्टर करा, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करा, फिर एंड सो ऑन, राइट? सो आफ्टर 3-4 months यू विल बी विद द हैंड रिटन नोट्स जो आपने खुद बनाए हैं, जो आपके खुद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. सो होगा क्या ना, जस्ट बिफोर एग्जाम व्हेन यू आर रिवाइजिंग SBIL, तो ये दिस रजिस्टर इज रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट. क्योंकि उस समय जब टीचर पढ़ा रही थी, क्लास आप देख रहे थे, उस समय आपने लिख लिया था कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लिया. तो जब आप SBIL पूरा रिवाइज करना चाहते हो तो ये रजिस्टर पकड़ लो और इससे पूरा रिविजन हो जाएगा. You don't have to open a module, or you don't have to open your notes or PPTs, anything. मतलब रिवाइज करना तो बेशक करिए आप PPT से, लेकिन एक ये जो लास्ट मिनट होता है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंखों के आगे से हम निकाल लें, तो ये वो रजिस्टर आपका हेल्प करेगा. ठीक है? ये दिस कंसिस्टेंसी एंड योर डेडिकेशन विल ओनली हेल्प यू टू क्लियर योर एग्जाम. मैंने हमेशा बोला है कि अपने जो जोश का ग्राफ है, अगर डाउनवर्ड ले आओगे ना, देन तो नथिंग इज गोइंग टू डू द मैजिक जस्ट बिफोर एग्जाम. कुछ नहीं होने वाला. ये जो आपका रिविजन, आपका जो पढ़ाई का एक मोटो है कि हमें ये एग्जाम क्लियर करना है, तो शुरू से लेके अंत तक मेंटेन करना पड़ेगा. ठीक है ना? तो मेक दिस हैबिट कि आई एम गोइंग टू डू द चैप्टर, जैसे ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है करा, उसके बाद आई एम गोइंग टू पेन डाउन द नोट्स, राइट? सो इन द लास्ट क्लास स्टूडेंट्स, we started with this chapter. We talked about sexual harassment, we talked about meaning, objective of the act, what is sexual harassment is, we talked about the definition, all the nice important definitions, then this very important case law in sexual harassment. Then we talked about the definition, what is all included in sexual harassment.
what act is saying about what are the forms of workplace sexual harassment. Then we talked about applicability of this act, where when this act is applicable and where this act is applicable, which is very important again. Definitions, we done with the definitions, right? So we also did about, okay, so we did the definitions. Today class we're going to talk about complaint committees. सो इफ आई हैव टू टेल यू कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, अभी आपको मैंने बोला हुआ डिस्क्लेमर दैट डेफिनेशंस आर नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड बाय ICSI डायरेक्टली. दे वोंट टेल यू टू राइट द डेफिनेशन ऑफ अ ग्रीव पर्सन. दे वोंट आस्क यू टू राइट द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और any definition. They are not going to ask you, right? बट यू नीड टू अवेयर अबाउट कि हाँ इस पर्टिकुलर टर्म का क्या मतलब है, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है ना. लेट्स टॉक अबाउट दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लेंट कमिटी. इस पूरे टॉपिक में पता चल रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है. और क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एक सिचुएशन भी बना सकते हैं कि देयर इज अ पर्सन, शी इज अ वुमन, शी जॉइंड एज अ इंटर्न. ठीक है, एज अ इंटर्न बड़ी सी स्टोरी दे दी आपको, ये ऐसे इस डेट पे ज्वाइन करा, ये एम्प्लॉयर है, फिर वो इस डिपार्टमेंट में काम करती हैं, उस डिपार्टमेंट में एक पर्सन ने ऐसा रिमार्क दिया उस वुमन को, ऐसा ऐसा बड़ा सा सिचुएशन दिया हुआ है. ठीक है, नीचे आगे ABCD क्वेश्चन. ICSI में पैटर्न देखा है ना तुमने कि बड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन जैसा एक पैसेज दे दिया जाता है एंड नीचे पूछे जाते हैं क्वेश्चन. तो अब इससे क्वेश्चन पूछा गया, पहले तो बताइए कि क्या ये वुमन एम्प्लॉय है. एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आती है, ये तो इंटर्न है. तो आप बोलेंगे यस यस बिल्कुल है, एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आता है. ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि अब आप बताइए कि जो ये कलर्ड रिमार्क या ये जो रिमार्क या कमेंट जो पास हुआ, क्या ये सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन में आता है. आपने पढ़ा हुआ है यस, ये बिल्कुल आता है. एनी कमेंट और एनी रिमार्क विच इज मेकिंग द अदर पर्सन अनकंफर्टेबल विद रिस्पेक्ट टू एनी सेक्सुअली sexual mark, maybe any mark that makes the person feel harass situation, awkward situation, so that is a sexual harassment. तो आप बोलोगे yes it is. ठीक है ना. और थोड़ा सा डिपेंड कि 1 नंबर का क्वेश्चन है कि 2 मार्क का कि 3 मार्क का है. 3 मार्क का है तो आपको बताना पड़ेगा कि और क्या क्या आता है सेक्सुअल हैरेसमेंट में. 1 मार्क का है तो यस नो में 2 लाइन में आंसर खत्म हो सकता है. देन आपसे पूछ लिया गया कि आप बताइए ये जो लेडी है, कोई भी नाम आ गया कॉम्प्रिहेंशन में, कोई भी फिक्टिशियस नाम दे दिया गया कि ये जो पर्सन है ये इनके पास क्या रेमेडी है, व्हाट दिस पर्सन कैन डू. ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया. तो टोटली कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन 7 नंबर का है. मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, प्लीज बच्चे ऐसे सोच लेते हैं कि बस यही क्वेश्चन आ गया, मैम ने पेपर बनाया. मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ. तो हमसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, हम पढ़ के गए हैं, तो हमें हाइपोथेटिकल केस आ जाए, हमें कोई केस स्टडी आ जाए, हमें डायरेक्ट पूछ ले, विल बी एबल टू आंसर. लेकिन आंसर का एक प्रेजेंटेशन होना चाहिए. पहले थोड़ा सा इंट्रो दीजिए, थोड़ा सा प्रोविजन लिखिए एंड फिर कंक्लूड करिए. ठीक है, चलिए लेट्स डू इट. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, मैंने ऐसे भी कुछ बच्चे तो बिल्कुल ऐसे रहते हैं, बस क्लास करी एंड कौन टीचर कौन क्या है ऐसा हो जाते हैं. कुछ बच्चे, आई हैव सीन अ वेरी गुड रिस्पॉन्स. कुछ बच्चे क्लास करने के बाद राइटिंग प्रैक्टिस का मुझे फोटो खींच के भेज देते हैं. I don't know those students and they message me कि मैम I'm this falana person from this particular जगह and I have seen your class, I have done this question, now please see whether my writing practice is going good, am I writing my presentation is right or not. So I feel very good about it that yes they are taking effort. अब मैंने आपको ये नहीं बोला कभी कि you need a special appointment from me to clear your doubts or to कुछ भी पूछने के लिए आपको कोई स्पेशल अपॉइंटमेंट नहीं ले रहा. उस बच्चे ने मुझे फोटो खींच के भेजा, आई चेक्ड इट, आई सेड यस दिस इज राइट और दिस इज समथिंग यू कैन इंप्रूव ऑन, राइट. सो यू हैव all the access to ask complaint, to ask doubt, to ask anything with respect to your subject. So take the benefit. अभी क्या है ना, ये भी हमारा एक वो होता है, हम जहाँ पैसे खर्च करते हैं ना उसको बहुत सीरियसली लेते हैं, और जहाँ पैसे खर्च नहीं करते ना उसको सीरियसली नहीं लेते हैं. अभी क्लासेस आर प्रोवाइडेड टू यू, सो टेक द बेनिफिट ऑफ द क्लासेस ना. यू आर नॉट गोइंग टू स्पेंड 20, 30, 40,000 रुपीज एंड परचेजिंग एंड गोइंग हेयर एंड देयर. कन्वेंस आपका लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. यू सिटिंग एट होम एंड डूइंग दिस 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम मी, तो यू शुड बी ग्लैड अबाउट इट. आई थिंक अगर मैं आपकी जगह होती तो आई वुड बी वेरी हैप्पी. मैंने भी CS करी है, मुझे पता है, मैंने बड़े स्ट्रगल से करी है. तो आपके पास कोई स्ट्रगल नहीं है. आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू ऑन दीज 2 सब्जेक्ट्स, SBIL and ECIPL. सो टेक द बेनिफिट ऑफ दीज 2 सब्जेक्ट्स एंड
टेक द बेनिफिट एंड क्या बोलो, चलो कंप्लेन कमेटी पे आ जाते हैं, भाषण हो गया। एक्ट प्रोवाइड्स फॉर टू काइंड्स ऑफ कंप्लेन मैकेनिज्म, ठीक है। तो एक्ट बोलता है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 बोलता है कि देर आर टू कंप्लेन मैकेनिज्म, ठीक है। अब हम ये पढ़ते हैं कौन से दो कंप्लेन मैकेनिज्म है, एक है हमारा आईसीसी, एक है हमारा एलसीसी। इंटरनल कंप्लेन कमेटी ना, मतलब ये लिखा हुआ है इंटरनल कंप्लेन कमेटी और ये है लोकल कंप्लेन कमेटी। अभी इंटरनल और लोकल इन दो शब्दों से ये समझ में आ रहा है कि इंटरनल मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है, लोकल मतलब एक एरिया में है, ठीक है ना। तो ये तो हमें पढ़ के समझ में आ रहा है कि इंटरनल कंप्लेन कमेटी क्या करती होगी और लोकल कंप्लेन कमेटी का क्या महत्व है, ठीक है ना। तो ये दो मैकेनिज्म है जहां पे आप अपनी कंप्लेन इनिशिएट कर सकते हो। अभी पढ़ेंगे एक एक करके, दोनों कमेटी के बारे में आराम से पढ़ेंगे हम लोग, अच्छे से पढ़ेंगे, आपको दोनों याद भी हो जाएंगी, ठीक है ना। सो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया, देखो पता क्या होता है, एक तो ना कुछ चीजें ना दिमाग में बिठानी चाहिए कि अगर हमारे सामने क्वेश्चन आया है कंप्लेन कमेटी, तो हमें ना एकदम हमारे सामने ये आ जाना चाहिए कि दो प्रकार की कमेटी है, इंटरनल एंड लोकल, ठीक है। कुछ कीवर्ड्स ध्यान रखिएगा इंटरनल कंप्लेन कमेटी के, कुछ कीवर्ड्स ध्यान रखिएगा लोकल कंप्लेन कमेटी के, ठीक है। और जब वो कुछ कीवर्ड्स आपको ध्यान आएंगे ना एग्जाम में, तो पूरा आंसर याद आ जाएगा। क्योंकि एग्जाम में देखो सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है, पढ़ के हम सब कुछ गए होते हैं, रिट्रीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। कभी कभी तो एग्जाम के बाद ऐसे याद आता है, अरे ये तो पता था, हमने ये पॉइंट क्यों नहीं लिखा, यू नो। मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज को रिट्रीव करने के लिए व्हेन यू आर राइटिंग योर एग्जाम, यू नीड टू बी काम। पैनिक में रहोगे, मैंने आपको बताया अभी पहले कुछ क्लास में कि कुछ बच्चे बस मेरे साथ, ऑब्वियस बात है बच्चे, मैं आई टीच सो आई हैव लॉट ऑफ रिव्यूज ऑफ स्टूडेंट्स एंड यू नो एंड देयर एक्सपीरियंसेस। तो कितने बच्चे, एक बच्चा तो ऐसा था बेचारे ने दो आंसर ऐसे लिखे जो गलत, काट के फिर से सही आंसर लिखा, एंड ही वाज लाइक मैम आई वाज सो पैनिक कि मैंने पहले ये लिख दिया, फिर मुझे जाना है अरे ये आंसर नहीं था, ये नहीं था, फिर मैंने दूसरा लिखा। सो ऐसे पैनिक में क्यों आ गए, ठीक है ना। घड़ी है अपनी स्पीड से चलेगी, तुम्हें पैनिक नहीं होना है, तुम्हें सोचना है, 2 मिनट सोच में लगा लो, लेकिन उतना समय मत बर्बाद करो कि आपको काट के दोबारा से लिखना पड़े। ICC LCC, what is ICC? First we are going to talk about internal complaint committee, the constitution of internal complaint committee, ये कहाँ देखी जाती है और इसमें कौन कौन होता है और क्या चीजें हैं, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का क्या प्रोसेस है। लेट्स टॉक अबाउट इट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, सेक्शन 2 में तो हमने डेफिनेशन कर ली सारी, सेक्शन 4 से लेके 7 तक आप कंप्लेन कमेटीज के बारे में सुनेंगे। सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट रिक्वायर्स, सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट रिक्वायर्स, रिक्वायर मतलब ये रिक्वायर करता है, मतलब रिक्वायर मतलब कि ये एम्प्लॉयर के लिए देयर इज अ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो एम्प्लॉयर ने करनी है। तो ये सेक्शन 4 रिक्वायर्स एन एम्प्लॉयर टू सेट अप व्हाट, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी एट ईच ऑफिस और ब्रांच ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइंग 10 or more employees to hear and redress grievances pertaining to sexual harassment। तो भाई एम्प्लॉयर को बोला जा रहा है कि मिस्टर एम्प्लॉयर, you have an organization and if you have more than 10 or more you have 10 or more employees, मैं more than 10 बोलने वाली थी, क्या बोल रही हूँ मैं, more than 10 और 10 और more में फर्क है। more than 10 का मतलब होता है 11, 12, 13 एंड 10 और more का मतलब होता है 10 भी इसमें इंक्लूडेड है। तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज 10 हैं या 10 से ज्यादा हैं तो आपको कंप्लेन कमेटी बना लेनी है, ठीक है ना। किसने बनानी है, एम्प्लॉयर ने। क्यों बनानी है, सेक्शन 4 में लिखा हुआ है, ठीक है। सो इफ यू हैव 10 or more employees, employer is required to set up an internal complaint committee under section 4 of act। पूरे एक्ट का नाम भी लिख दिया। अभी क्या एग्जाम में हमें थोड़ा हाईलाइट करना होता है तो हम एक्ट नहीं लिखते, पूरा एक्ट का नाम लिख देते हैं ना, स्पेशली इंट्रोडक्शन में। उसके बाद द सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग रिगार्डिंग आईसीसी। पहला, एक तो ये मैंडेटरी है ना, देखो जब यहाँ बोल रहे रिक्वायरमेंट है, ये मैंडेटरी है कि एम्प्लॉयर को सेटअप करना ही करना है, कोई दौरा नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते ये तो ऑप्शनल है, इट इज नॉट मे सेटअप, इट इज you employer shall set up,
internal complaint committee where the number of employees is more 10 or more. So ये mandatory constitution है, mandatory requirement है. Mandatory constitution of internal complaint committee by order and writing. Every employer of a workplace shall by an order and writing, मतलब लिखित में होनी चाहिए कि कौन है कमेटी, ऐसे वर्बली नहीं कि तुम कमेटी के मेंबर हो, तुम वो मेंबर नहीं, पूरा राइटिंग में होना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी टू बी नोन एज इंटरनल कंप्लेंट कमिटी. सो एवरी एम्प्लॉयर शैल इन द बाय द ऑर्डर इन राइटिंग कॉन्स्टिट्यूट अ इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, provided that where the office or administrative units of workplace are located at different places or divisional or sub-divisional level, the ICC shall be constituted at all administrative units or offices. देखिए आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस नॉर्थ इंडिया में भी है, साउथ इंडिया में भी है, कुछ ब्रांचेस नॉर्थ में है, कुछ ब्रांचेस साउथ में है, तो हर एडमिन यूनिट या ब्रांच पे कमेटी होनी चाहिए. जो क्या कर सके, कमेटी का काम क्या है, क्या करेंगे, दे विल हेयर आउट, लिखे ना, दे विल हेयर एंड रिड्रेस ग्रीवेंसेस पर्टेनिंग टू सेक्सुअल हैरेसमेंट. अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ. एक और, आप ना अभी यू डोंट नो एनीबडी हु इज डूइंग CS, यू आर द ओनली वन हु इज डूइंग CS, तो फिर तो अपने आप के साथ रिविजन करो. लेकिन अगर आपका बाय डिफॉल्ट अगर कोई फ्रेंड है ऐसा जो CS कर रहा है या कर रही है साथ में, सो आई वुड एडवाइस यू कि आप एक दिन ऐसा जरूर निकालिएगा जिसमें ना अपने फ्रेंड्स के साथ ये पैट करो कि टुडे वी विल रिवाइज लेबर लॉ के ये 3 चैप्टर हम रिवाइज करेंगे. रिवीजन मतलब मैं तुझसे क्वेश्चन पूछूंगा, तुम मुझसे क्वेश्चन पूछो, हम एक दूसरे को पॉइंट्स देंगे कि किसने सही बोला, ठीक है. एंड जिसके ज्यादा पॉइंट्स होंगे, दूसरा जिसके कम पॉइंट्स होंगे वो दूसरे को ट्रीट देगा. अभी इसी बहाने, इस कॉम्पिटिशन के बहाने आप क्या करोगे, इसी कंपटीशन के बहाने आप पढ़ोगे, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करोगे. यू अंडरस्टैंड. चलो ट्रीट छोड़ो, पार्टी छोड़ो, तुम अपने फ्रेंड के साथ ये करके देखो, तुम्हें कभी नहीं भूलेगा, तुम्हें कभी नहीं भूलेगा चैप्टर. ये जो बच्चे ट्रॉमा में आ जाते हैं ना, हमें कुछ याद नहीं है, पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं, पहले ही बोल देते हैं हमें कुछ याद नहीं है, हमें कुछ याद नहीं रह सकता, लॉ बहुत डिफिकल्ट है, ICSI के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है. प्लीज ये करके देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और तुम देखना, तुम्हें खुद लगेगा कि हमें सब कुछ याद है. ये एक साइकोलॉजिकल चीज है. जब हम किसी के साथ कुछ डिस्कस कर लेते हैं ना, या हम किसी के साथ कोई बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं उस चीज के ऊपर, तो वो चीज हमें हमेशा याद रहती है. आई एम श्योर अभी ICC पढ़ोगे ना, आज के दिन पूरा याद रहेगा. अभी तुम अगर सुबह पढ़ रहे हो तो रात को अपने आप को पूछोगे ना कितने प्रकार की कमेटी होती है, मैम ने क्या कराया था, तो याद रहेगा. ICC LCC, ICC में ये होता है, LCC में ये होता है, पक्का याद रहेगा तुम्हें. आई कैन गारंटी, पक्का याद रहेगा. पर ये जो मेमोरी का वो है ना, एक टाइम पीरियड, ये कम हो जाता है धीरे धीरे अगर हम रिवाइज ना करें. और हमें देखो इतनी ताकत तो होती नहीं है ना, हमें इतना मोटिवेशन होता है कि हम 10 दिन बाद अपने आप को बोलें चलो चलो पॉश रिवाइज करें, है ना. ऐसा होता नहीं है ना हमारे साथ. हम बोलते तो हैं कि हम रिवाइज करेंगे, हाँ मैम पक्का रिवाइज करेंगे, पर हो नहीं पाता. So this is a very good practice, I'm telling you. It's a very good practice because I've done that personally, so I know this practice. कि यस, जब आप अपने फ्रेंड के साथ बैठ के पढ़ते हो देन डेफिनेटली आपको वो चीज ज्यादा समय तक याद रहती है. हाँ बस लेकिन पढ़ना है, यानी कि फ्रेंड आ गया या फ्रेंड आ गई तो बस उसके साथ आप बातें कर रहे हो, यहाँ वहाँ बैक बिचिंग हो रही है, प्लान्स बन रहे हैं, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, फिर तो कुछ नहीं होने वाला. वैसे ग्रुप स्टडी नहीं करनी है ज्यादा, तो तुम जूम पे जुड़ जाओ फ्रेंड के साथ, वीडियो कॉल पे जुड़ जाओ, ऐसे कर लो प्रैक्टिस, लेकिन कर लो, दैट विल बी ग्रेट, आई एम टेलिंग यू. ठीक है, चलो. So every employer by order in writing shall constitute which committee? ICC. Under which section? Section 4. ठीक है, आगे देखिए. Composition of ICC. अब ICC में है कौन? कमेटी तो बना दी है. अच्छा, कमेटी सुन के क्या लग रहा है आपको, क्या है कमेटी? What is कमेटी? कमेटी मतलब लोगों का समूह है, 2-4 लोग होंगे जो कमेटी हैं, और जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम होगा that person will come to this committee and present the complaint, right? कि एंड फाइल अ कंप्लेन कि भाई मुझे इस पर्सन से ये कंप्लेन है. तो कमेटी में लोग होंगे जो इनकी बात सुनेंगे. सो कमेटी में है कौन? शैल कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय एम्प्लॉयर. सो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ही कमेटी बना रहा है ना, सेक्शन 4 में अभी पढ़ा हमने. सो कमेटी में कितने मेंबर होंगे और कौन मेंबर होंगे ये भी कौन डिसाइड करेगा? एम्प्लॉयर, राइट.
चलिए देखते हैं कमिटी में है कौन। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीओ प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, और कौन है, मेंबर्स हैं, और कौन है, एक्सटर्नल मेंबर है, राइट, पीएम। और क्या एक्रोनिम बनाऊं मैं, क्या बना सकते हैं, पीएम। पीएम है जो इसके मेंबर्स हैं, पी से प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ई से एक्सटर्नल मेंबर एंड एम से मेंबर्स, ठीक है ना। तो आप इसको एक्रोनिम पीएम बना लो, एमबीपी बना लो, या कुछ भी बना लो, लेकिन ये 3 कैटेगरी में मेंबर्स डिवाइड हैं आईसीसी के। वी हैव अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, we have an external member, and we have members from the organization itself, right? So let's see who is the presiding member. एक पर्सन है, ये एम्प्लॉयर है, इसका नाम है कोको। वैसे मैं देखो कितना कोको कोको बोलती हूँ। कोको मेरी एक कजन सिस्टर इन लॉ का नाम है, निक नेम है। कभी वो मेरी वीडियो देख ले, कहेगी मेरा नाम इतना क्यों यूज करती। अब मैं क्या करूं, मेरे को कोई नाम समझ में नहीं आता। कोको, so Coco is the employer, right? He's the owner of the establishment. अभी इसके यहाँ पे 15 लोग काम करते हैं, 15 एम्प्लॉइज काम करते हैं। तो भैया स्पॉश कह रहा है कि आईसीसी बनाओ, इंटरनल कंप्लेन कमेटी बनाओ। तो कोको ने बनाई, कोको ने बोला चलो भाई कमेटी बनाते हैं। तो कमेटी में इसको चाहिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर। Presiding officer who shall be a woman employed at a senior level at workplace from amongst the employees. However, in case a senior level woman employee is not available, presiding officer shall be nominated from other offices or administrative unit of workplace referred to in subsection. तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है पी से, ये एक पर्सन है और ये कौन होनी चाहिए, वुमन। You will also agree with this. Why? Because it's a case of a sexual harassment. That is a problem which a woman is facing. So इस कमेटी के मेंबर मोस्ट women ही होनी चाहिए as a presiding officer, so that the complaint can be felt, heard and redressed in a more empathetic way. Empathetic way समझते हैं कि एक पर्सन जो सामने वाले की तकलीफ समझ सके, ठीक है ना। तो वुमन कुड बी बेटर अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम ऑफ अ वुमन। तो देखो प्लीज अब ये मत बोलना कि लॉ में ये लॉजिक से बनाया गया है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप ऐसे ध्यान रखिए कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो एक वुमन होनी चाहिए। वुमन वो होनी चाहिए जो आपके ऑफिस में सीनियर लेवल पे काम कर रही है। और अगर सीनियर लेवल पे कोई वुमन है ही नहीं, तो आपके अगर दूसरे ब्रांच है या ऑफिस है, वहां पे जो सीनियर लेवल की वुमन है उनको आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना दीजिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मेंबर्स पे। मेंबर्स कितने चाहिए, यहां देखिए, नॉट लेस देन 2। नॉट लेस देन 2 इसका मतलब 2 चलेगा, लेकिन नॉट लेस देन 2 फ्रॉम अमंगस्ट एम्प्लॉइज प्रेफरेबली कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन और हु हैव हैड एक्सपीरियंस इन सोशल वर्क और लीगल नॉलेज। तो आपका ऑफिस है, कोको का ऑफिस है, कोको के ऑफिस में ना 2-3 लोग ऐसे हैं जो लीगल बैकग्राउंड के हैं, या 1-2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी सोशल वर्क या वुमेन के कॉज के लिए कभी कुछ काम करा है। कह रहे हैं प्रेफरेबली, यहाँ पढ़ रहे हो तुम क्या लिखा है, प्रेफरेबली, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके ऑफिस में ऐसे कोई लोग हो जिन्होंने कभी कोई सोशल वर्क करा है या वुमेन कॉज के लिए काम किया या लीगल बैकग्राउंड है उनका, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई है तो उनको थोड़ी प्रेफरेंस दो और मेंबर बना दो कमेटी का। अभी ये लोग जो है ये इस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज हैं, ये अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन साथ में कमेटी के मेंबर भी हैं। तो कमेटी का मेंबर होने से क्या होता है कि जब कोई ऐसा केस या कोई भी कंप्लेन आता है तो दे सिट टुगेदर टू रिजॉल्व द इशू, राइट। सो हु इज द कमेटी मेंबर? These 2 members from the employees itself, preferably those people who have the knowledge of law, they have a legal knowledge and who may have worked for any women cause. तो उनको आप प्रेफरेंस दोगे, अदरवाइज आप किसी को भी 2 एम्प्लॉय को आप कमेटी का मेंबर बना सकते हो। एक एक्सटर्नल मेंबर भी चाहिए, हमें एक एक्सटर्नल मेंबर भी चाहिए, ठीक है। 1 member from non-governmental organization
or association committed to the cause of women or a person familiar with the issues relating to sexual harassment. तो ये जो एक्सटर्नल मेंबर है, ये आप किसी भी बाहर के नॉन गवर्नमेंटल और एनजीओज को या कोई किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है वुमेन कॉज या सोशल वर्क कर रही है, उसमें से किसी पर्सन को एक्सटर्नल मेंबर बना दो कि जब भी कोई भैया नहीं, कोई दीदी भी हो सकती है, मतलब एनी पर्सन, कि भाई अगर कोई केस आया तो आप इस कमेटी का हिस्सा बनेंगे, ठीक है। Provided that at least 1/2 of the total members who nominated shall be women. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना स्टूडेंट, देखो प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो वुमेन है, 2 एम्प्लॉई जो है ना, 2 मेंबर्स जो हैं, इनमें से अगर वुमेन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दोनों मेन है तो वो जो एक्सटर्नल मेंबर है कम से कम वो तो वुमेन होनी चाहिए। देखो अगर यहाँ पे देखो कितने सर बनाए हैं मैंने, कितने लोग बनाए हैं, 1 प्रिसाइडिंग ऑफिसर, 2 एम्प्लॉय। क्या ये 2 मेंबर 2 से ज्यादा हो सकते हैं? यस, ये 4 भी हो सकते हैं। मैंने 2 बनाए हैं, मतलब 2 मिनिमम बोला था तो मैंने यहाँ 2 बना दिए, और एक्सटर्नल मेंबर 1 ही चाहिए। अभी मेरे केस में 4 मेंबर हैं टोटल इस कमेटी के, तो ये वाला क्लॉज पॉइंट कह रहा है कि कम से कम आधे तो वुमेन होनी चाहिए, हाफ ऑफ द मेंबर शैल बी नॉमिनेटेड शैल बी वुमेन, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ कि अगर मेरे वाले केस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर वुमेन है, 2 जो मेंबर्स हैं वो दोनों अगर मेन है, तो एक्सटर्नल मेंबर तो वुमेन ही होनी चाहिए। लेकिन अगर इसमें से 1 वुमेन है 1 मैन है, तो एक्सटर्नल मेंबर चल सकता है, मैन या वुमेन जो मिल जाए, क्योंकि मुझे अपनी कमेटी का आधा स्ट्रेंथ तो वुमेन रखना ही है ना, आप समझो, राइट। तो आईसीसी के बारे में अभी तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा सेक्शन 4 की रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉयर को सेटअप करनी है आईसीसी का जो कॉम्पोजिशन है उसमें पीएम चाहिए हमें, पीएम, जिसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहिए, एक्सटर्नल मेंबर चाहिए और मेंबर्स चाहिए। 1 प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, 1 एक्सटर्नल मेंबर है, और मेंबर्स कितने चाहिए? नॉट लेस देन 2, तो 2 तो होने चाहिए, राइट। इनको नॉमिनेट कौन करेगा? एम्प्लॉयर। अभी देखो मैंने दोहराई ना ये सारी चीजें तुम्हें पढ़ाकर, तुम भी जब पढ़ते हो ना तो अपने आप को एक बार बोला करो दोबारा से, ये मैंने पढ़ा, ठीक है। अपने आप को दोहराया करो, जितना आप अपने आप को रिवाइज कराओगे ना उतना आप कभी नहीं भूलोगे। टेन्योर ऑफ ऑफिस, प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड एवरी मेंबर ऑफ द इंटरनल कमिटी शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ नॉमिनेशन एज स्पेसिफाइड बाय एम्प्लॉयर। तो आज पॉश की कमेटी बनाई एम्प्लॉयर ने और बोला कि भैया देखो तुम कमेटी के मेंबर हो, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एक्सटर्नल मेंबर और मेंबर्स बनाए, और बोला कि तुम 3 साल तक तो मेंबर रहोगे। अगर मैम उस बीच में किसी एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दी तो कुछ नहीं होता, उसके बजाय दूसरा आ जाएगा, दैट्स ओके, यू अंडरस्टैंड। इस कमेटी का काम क्या है? ये कमेटी ऐसे वेले बैठे रहते हैं कि हाँ जब कोई केस आएगा तब काम करेंगे, हम तो ऐसे ही बैठे हुए, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। ये तीनों काम कर रहे हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं, लेकिन जब कोई कंप्लेन आती है देन दे सिट टुगेदर एंड डू द मीटिंग विद द पर्सन, राइट। तो ये कमेटी के मेंबर है। Fees of external member. The member appointed from no NGO or association shall be paid fees or allowances for holding the proceeding of IC by the employer as may be prescribed. तो जितनी बोली गई है कि भैया आपको इतना फीस दे दिया जाएगा आप जब भी कमेटी के में प्रोसीडिंग करने आएंगे, अगर कोई कंप्लेन हुई तो। अगर कंप्लेन ही नहीं हुई तो बहुत अच्छी बात है, आईसीसी काम नहीं, आईसीसी का कोई प्रोसीडिंग नहीं हो रहा। लेकिन अगर कमेटी आएगी कोई ऐसा केस आएगा सेक्सुअल हैरेसमेंट का, तो आईसीसी विल डू द नेसेसरी प्रोसीडिंग्स, राइट। टेन्योर समझ में आ गया, फीस समझ में आ गई। कैजुअल वैकेंसी पे बात करते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर या कोई मेंबर है अगर छोड़ के जा रहा है, फिर तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर एनी मेंबर ऑफ द आईसी कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16, जो उनके आगे बात जो उनके प्रोसीडिंग्स है उसमें अगर उन्होंने कुछ कॉन्ट्रवेंशन करा और हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस एंड इंक्वायरी इनटू ऑफेंस अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्सेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। जैसे आईसीसी में का जो मेंबर है वही पर्सन इन्वॉल्व है सेक्सुअल हैरेसमेंट में, जिसकी वजह से वो ऑफेंस का मतलब इसका प्रोसीडिंग कर नहीं रहा या प्रोसीडिंग हो नहीं पा रहा, या कॉन्ट्रवेंशन करते हैं किसी भी सेक्शन का, एंड दे फाउंड गिल्टी इन एनी काइंड ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग अगेंस्ट हिम और हैज अब्यूज्ड द पोजीशन। मतलब जो इंसान जो खुद पॉश कि आईसीसी कमेटी का मेंबर है वो खुद अपनी पोजीशन का मिसयूज करे और अपना फैसला या प्रोसीडिंग ठीक से ना करे, दैट पर्सन शैल बी रिमूव फ्रॉम द कमिटी एंड द वैकेंसी जो क्रिएट करी जाएगी या कैजुअल वैकेंसी कुछ भी अगर होती है शैल बी फिल्ड बाय फ्रेश नॉमिनेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ
दिस सेक्शन। तो कह रहे हैं वैसे तो देखो कोई भी वैकेंसी होती है, वैकेंसी कैसे हो सकती है, कोई एम्प्लॉय है जॉब छोड़ के जा रहा है, वो आईसीसी का मेंबर भी है, तो डेफिनेटली वो जॉब छोड़ के जा रहा है, तो आईसीसी का मेंबर भी अब नहीं रहेगा, तो वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो फ्रेश नॉमिनेशन होगा। या फिर अगर कोई मेंबर जो कॉन्ट्रवीन करता है प्रोविजन, कॉन्विक्ट करता, खुद ही कोई ऑफेंस कॉमिट करता है, कॉन्विक्ट मतलब ही इज कॉन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस जो उसने खुद ही कॉमिट करा है, कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में गिल्टी पाया जाता है, या अपनी खुद की पोजीशन का मिसयूज करता है, तब भी आप उसको निकालेंगे और वैकेंसी क्रिएट होगी, तो वैकेंसी जो है वो फ्रेश नॉमिनेशन के साथ फिलअप करी जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कंप्लेंट कमेटी, तो एलसीसी करने से पहले आपको समझ में आया आईसीसी में कौन है, क्या है, वैकेंसी का क्या होता है, फीस का क्या होता है, कौन सा सेक्शन है, उसके बाद क्या क्या इनको फीस दी जाती है एक्सटर्नल मेंबर को, इनका टेन्योर क्या है, हमें समझ में आ गया। आई होप सारी बातें समझ में आ गई। लेट्स सी एलसीसी। वैसे तो स्टूडेंट्स देखो ये जो पीपीटीज है इतनी कलरफुल है और इतने प्रिसाइज और कंसाइज फॉर्म में दी गई हैं कि आप ये पीपीटी खोल के देख लें जस्ट बिफोर योर एग्जाम, तो आपको विद इन 15 मिनट्स सब रिवाइज हो जाएगा, सीरियसली रिवाइज हो जाएगा, आपको अपने मॉड्यूल खोलना या नोट्स ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं आपको बार बार डिस्क्लेमर देती हूँ कि ये बिना राइटिंग प्रैक्टिस के क्लियर करना एग्जाम बहुत मुश्किल है, खाली पीपीटी देखकर आप चले जाओगे तो नहीं क्लियर होगा, आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। डोंट, कुछ बच्चे क्या करते हैं कुछ शब्द पढ़ लेते हैं एंड अभी अभी बच्चे मुझे ये भी बोलते हैं मैम मेरा एक फ्रेंड है उसमें वो तो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करती या नहीं करता एंड उसके तो अच्छे मार्क्स आ गए। भाई डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ना, किसी किसी के राइटिंग स्किल्स अच्छे होते हैं, तो आपको अपने आप को नापना है ना कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कंप्लेंट कमेटी, तो दो प्रकार की कमेटी हमने करी, आईसीसी एलसीसी। लेट्स टॉक अबाउट एलसीसी एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल। व्हाट लेवल? डिस्ट्रिक्ट लेवल। द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। अच्छा अभी क्या था, वो कौन सा लेवल था, वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल था कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेटअप हो रही है, वहां पे एम्प्लॉयर सेटअप कर रहा था, यहाँ पे गवर्नमेंट सेटअप कर रही है। लोकल, लोकल मैंने आपको अभी शुरू में बताया था, लोकल मतलब एक पर्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोकल के बारे में बात करा जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल। हर डिस्ट्रिक्ट में, एक स्टेट में जितनी डिस्ट्रिक्ट है हर डिस्ट्रिक्ट में ये कमेटी होनी चाहिए, लोकल कंप्लेंट कमेटी। कौन सेटअप करेगा? गवर्नमेंट। टू इन्वेस्टिगेट एंड रिड्रेस द कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की डेफिनेशन करी है तुमने, कराई है तुमको? यस मैंने कराई है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जहां पे 10 से कम एम्प्लॉइज है, डोमेस्टिक वर्कर, वहां ये सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो वो तो सीधा इनके पास आएंगे, आप समझ रहे हो, क्योंकि वहां पे तो कोई आईसीसी है ही नहीं, वहां तो एलसीसी ही है। तो एक राज्य एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एलसीसी बनाई गई है गवर्नमेंट द्वारा। अगर आपको लगता है कि आपके वर्क प्लेस पे आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, आप सीधा कहाँ जाएंगे? एलसीसी। सीधा एलसीसी क्यों जाएंगे? क्योंकि आईसीसी तो है ही नहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। या फिर वो एस्टैब्लिशमेंट जहां पे आईसीसी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करी गई है ऑन अकाउंट ऑफ हैविंग लेस देन 10 एम्प्लॉइज, तो कंप्लेन का, या फिर अगर कंप्लेन और इफ द कंप्लेन इज अगेंस्ट द एम्प्लॉयर, तो एलसीसी कब जाएंगे? पहली बात तो कौन जाएगा? एग्री पर्सन जाएगा। एग्री पर्सन कौन होता है? वो पर्सन जिसका सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। क्यों जाएंगे वो एलसीसी? वो एलसीसी जाएंगे व्हेन उनके ऑर्गेनाइजेशन में आईसीसी है ही नहीं, लो यहां पे लिख देते हैं नो आईसीसी। दूसरा केस जहां पे वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करते हैं, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वैसे ही वो सेक्टर होता है जहां पे 10 से कम एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। तीसरा, जहां पे कंप्लेन इज अगेंस्ट एम्प्लॉयर इटसेल्फ, खुद एम्प्लॉयर ही इन्वॉल्व है जिसने आईसीसी बनाई है, या आईसीसी का ही कोई मेंबर इन्वॉल्व है, ऐसा कुछ है तो आप डायरेक्टली कहां जा सकते हो? एलसीसी। एलसीसी क्या है? लोकल कंप्लेंट कमेटी। किसने बनाई है? गवर्नमेंट ने बनाई है। किस लेवल पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। LCC has a special relevance in case of sexual harassment of domestic workers or where the complaint is against the employer himself or a third party who is not an employee. कह रहे हैं कि LCC वो कंप्लेन भी लेता है जो डोमेस्टिक वर्कर की होती है, भाई जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, उस केस में जहां पे कंप्लेन खुद एम्प्लॉयर के खिलाफ है, वो भी हमने बात करी, या फिर इनफैक्ट कोई ऐसा पर्सन है जो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आ रहा, लेकिन अगर कोई वर्क प्लेस के दौरान उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है
जैसे एक पर्सन है, वो एम्प्लॉई है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपने साथ अपने किसी घर वाले पर्सन को ले आती हैं अपने वर्क प्लेस पे, तो एम्प्लॉय जो है, जो काम करती हैं, उनके साथ गलत नहीं हुआ, लेकिन वो जिसको साथ लाई थी उनके साथ गलत हुआ, तो वो भी जाके एलसीसी कंप्लेन कर सकती है, ठीक है। उसके बाद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट विद रिस्पेक्ट टू एलसीसी इज एज फॉलो, नोटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5। वो कौन सा सेक्शन था? आईसीसी वाला सेक्शन 4। तो सेक्शन 5 कहता है द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे नोटिफाई अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट or an additional DM or a collector or a deputy collector as a district officer for every district to exercise powers and discharge function under this act। तो पहली तो बात है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एलसीसी बन रही है। एक डिस्ट्रिक्ट में डीएम जो होते हैं उनकी काफी पावर होती है, ठीक है। कुछ जगहों पे डीएम बोला जाता है, कुछ जगहों पे कलेक्टर बोला जाता है, तो दोनों की पावर सेम है। कह रहे हैं एट दिस लेवल व्हेन इट कम्स टू लोकल कंप्लेंट कमिटी, तो जो एक ऑफिसर है जिनको पावर दी जाती है एलसीसी की, वो किसको दी जा रही है? उस जगह के डीएम को, उस जगह के डेप्यूटी कलेक्टर को, या उस जगह के डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जो भी होल्ड कर रहे हैं पोजीशन एज अ डीएम, उनको ये पावर्स दी जा रही है विद रिस्पेक्ट टू फंक्शंस और पावर्स अंडर दिस एक्ट फॉर एलसीसी, राइट। तो कोई भी पावर का इस्तेमाल करना है तो डीएम जो है वहां के, वो अपनी पावर्स का यूज करेंगे। अब इसके कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाते हैं। हमने सेक्शन 4 में पढ़ा आईसीसी, सेक्शन 5 में पढ़ा डीएम के बारे में, एलसीसी के पावर्स। सेक्शन 6 में हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूट करा जाता है एलसीसी। हैंडराइटिंग देख रहे हो मेरी कितनी गंदी है, इसलिए समझ रही कॉन्स्टिट्यूट लिखा है मैंने। अभी पता मैं कितना कुछ लिखना चाहती हूँ पर मैं लिखती नहीं हूँ, मुझे बच्चों की शक्लें याद आ जाती, बेचारे बच्चे क्या सोचेंगे, पढ़ा तो जाएगा नहीं उनसे। बट एनीवे ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है। अभी देखो इस पेन, एक तो मेरी हैंडराइटिंग ना वैसे भी इतनी बुरी भी नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं है, लेकिन फिर भी नॉर्मल पेन से तो ठीक ठाक लिखा जाता है, बट नॉट विद दिस पेन, यू नो। आई फेल टू अंडरस्टैंड समटाइम्स व्हेन आई सी ऑन यूट्यूब और समवेयर ना दैट टीचर्स आर राइटिंग सो नाइसली, यू नो, अकाउंट्स के टीचर्स या लॉ के टीचर्स या कोई भी टीचर्स बहुत अच्छे से ऐसे टेबल बनाते हैं, लिखते हैं, छोटा छोटा लिखते हैं और बहुत क्लीन लिखते हैं। मुझे ना बड़ा कॉम्प्लेक्स आता है, मुझे लगता है मुझसे क्यों नहीं लिखा जाता, व्हाट इज रॉन्ग। तो एनीवे, एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल कॉन्स्टिट्यूट, तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट करने का जिम्मा किसके ऊपर है? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के ऊपर है। सेक्शन 6 बोल रहा है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ही कॉन्स्टिट्यूट करेंगे डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगे? लोकल कंप्लेन कमिटी, जो लोकल कमिटी कहलाई जा रही है, टू रिसीव कंप्लेन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट फ्रॉम एस्टैब्लिशमेंट वहां वेयर आईसीसी एस्टैब्लिश नहीं करी गई है ड्यू टू लेस देन 10 वर्कर्स। तो वो जो एलसीसी बनाई जाएगी, कौन बनाएगा? डीएम बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनाएंगे उस एरिया के, और ये लोकल कमिटी बनाई गई है कंप्लेन लेने के लिए, किसकी? सेक्सुअल हैरेसमेंट की। द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल डेजिग्नेट, ये जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, अब कमिटी बना रहे हैं तो कमिटी में लोग होते हैं, कौन कौन है जरा देखिए। वन नोडल ऑफिसर इन एवरी ब्लॉक, तालुका, तहसील इन रूरल एरियाज और ट्राइबल एरियाज, वार्ड ऑफ म्यूनिसिपैलिटी इन द अर्बन एरिया, ठीक है। तो जितने भी एरियाज हैं, ब्लॉक है, तालुकास है, जो रूरल एरिया में तालुका, तहसील, ब्लॉक ऐसा बोला जाता है, अर्बन एरिया में म्यूनिसिपैलिटी एरिया बोला जाता है, तो उन एरियाज से एक नोडल ऑफिसर, नोडल ऑफिसर का मतलब होता है वो पर्टिकुलर ऑफिसर गवर्नमेंट का जो एक रिप्रेजेंटेशन करता है इस पर्टिकुलर एक्ट की उस एरिया में, ठीक है। तो एक नोडल ऑफिसर चाहिए जो इन कंप्लेंट्स को ले और फॉरवर्ड करे टू द कंसर्न लोकल कमिटी विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days। अभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने क्या करा, डीएम ने क्या करा, मैं डीएम मजिस्ट्रेट लिख रही हूँ, मतलब डीएम कलेक्टर जो भी है उनको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोला गया है, अभी सेक्शन 5 में बात करी है। डीएम ने क्या करा है, ये जितने भी तालुका, ब्लॉक या म्यूनिसिपैलिटी एरिया, इनमें से एक एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करा और बोला कि देखो तुम्हारे एरिया में, तुम्हारे तालुका, तहसील या तुम्हारे म्यूनिसिपैलिटी एरिया इन केस ऑफ अर्बन, अगर कोई भी कंप्लेन आती है तो तुम्हें ये कंप्लेन कहां पहुंचानी है? एलसीसी। उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी लोकल कमिटी है उसके पास कंप्लेन कौन पहुंचाएगा? नोडल ऑफिसर, ठीक है।
अब बात करते हैं कि इस कमिटी में कौन कौन है। मतलब अभी हमने ये बात करी कि एक पर्टिकुलर हर एरिया में एक नोडल ऑफिसर है जो कंप्लेंट पहुंचाता है एलसीसी के पास। एलसीसी बनाई है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने और नोडल ऑफिसर अपॉइंट करा है वहां के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने। ठीक है, नोडल ऑफिसर का क्या क्या काम है वो हमने बात कर लिया। अब हम बात करें सेक्शन 7 में कॉम्पोजिशन, टेन्योर एंड टर्म्स ऑफ एलसीसी। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट इट। Pursuant to Section 7, the LCC shall consist of the following member to be nominated by district officer. तो LCC भी किसने बनाई है? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने। इसमें है एक चेयरपर्सन to be nominated amongst the eminent women in the field of social work and committed to the cause of women. अभी उस एरिया में जहां पे एलसीसी बन रहा है, जिस डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे जो वहां के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं वो क्या बनाएंगे? एलसीसी, लोकल कंप्लेंट कमेटी। उस एलसीसी की जो चेयरपर्सन होंगे वो लेडी होंगी जो उस एरिया में सोशल वर्क या सोशल वुमेन कॉज के लिए काम करती हैं। ठीक है, one woman to be nominated from the women working in that block, तहसील, तालुका, वार्ड या म्यूनिसिपैलिटी एज द केस में भी। अगर रूरल एरिया है तो उसको तहसील, ब्लॉक, तालुका बोला जाता है। अर्बन एरिया है तो वार्ड या म्यूनिसिपैलिटी बोला जाता है। उस डिस्ट्रिक्ट में एक मेंबर को अपॉइंट किया जाएगा हु शैल बी द वुमन, जो उस पर्टिकुलर एरियाज में वही काम करती है। ठीक है मैम, ये भी सेम लग रहा है, ये भी सेम लग रहा है। देखो ये चेयरपर्सन है। एमिनेंट वुमेन मींस जो इस फील्ड में थोड़ी सी उनका काफी दबदबा है ना। जैसे होती है ना एनजीओ जहाँ पे कोई लेडी सोशल वर्क कर रही है उस एरिया में, तो उसको तो बना दिया एलसीसी का कमेटी मेंबर, चेयरपर्सन बना दिया। वहां पर्टिकुलर तालुका में जो लेडी काम करती है उनको बना दिया 1 मेंबर। 2 members whom at least one shall be a woman be nominated from एनजीओ और एसोसिएशन जो इसी कॉज के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस लेती हैं, कोई डोमेस्टिक हैरेसमेंट के केसेस लेती हैं। तो ऐसे एनजीओ या संस्था से 2 लोग आप और लोगे हु शैल बी द मेंबर ऑफ एलसीसी, जिसमें से एक तो क्या होनी चाहिए? वुमेन। The concerned officer dealing with the social welfare of women and child development in the district shall be the member ex officio. एक ऐसा ex officio member चाहिए जिसने उस एरिया में कभी ऐसा कोई काम करा हुआ है। तो यहाँ देखिए एलसीसी में कितने मेंबर्स हुए? एक चेयरपर्सन, 1 मेंबर जो चेयरपर्सन के जस्ट नीचे है, देन 2 मेंबर्स जो एनजीओ से लिए गए हैं, एंड देन अगेन 1 मेंबर। तो यहाँ पे आपको 4 सुनाई दे रहे हैं। First is the chairperson who is the eminent woman who has worked in that district. Then particular taluka से 1 member, 1 women member you need. ठीक है, to be nominated from amongst the women. जो वहां पे और जो औरतें काम करती है सोशल वर्क के लिए, वहां से आप एक मेंबर बना दोगे एलसीसी कमेटी की मेंबर, another main member. Then you have 2 members जो एनजीओ में काम करते हैं, जिसमें से एक तो कम से कम वुमेन होनी ही चाहिए। एंड देन एक पर्सन एक एक्स ऑफिशियो की तरह काम करेंगे जो जिन्होंने कभी वुमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट या ऐसी चीजों पे काम करा है। राइट, सो वी हैव अ चेयरपर्सन, वी हैव अ मेंबर, वी हैव अ नॉमिनेटेड मेंबर, एंड देन वी हैव अ ऑफिसर। ये क्या बन गया? क्या इसका एक्रोनिम क्या बनाए हम? देखो CMON, ये जेनजी का वर्ड है। कम ऑन, ये एक बार मुझे एक फ्रेंड ने पता नहीं किसने भेजा था CMON। मैं कहा व्हाट इज CMON, तो मैंने उसको क्वेश्चन मार्क भेजा। उसने कहा कम ऑन। मैं कहा कम ऑन मींस व्हाट? अरे कम ऑन ही लिखा है CMON। मैंने कहा यार क्या क्या चीजें आ गई। चेयरपर्सन, मेंबर, then you have this is the member of organization। मैंने ओ लिखा था ऑर्गेनाइजेशन, मैं खुद ही भूल गई। ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन सुनते ही वो एनजीओ वाला याद रखिए। देन नहीं, मैं उल्टा बोल दिया, सॉरी। दिस इज द ऑफिसर, ओ से है ऑफिसर, कंसर्न ऑफिसर एज एक्स ऑफिशियो, ऑफिशियो से याद रखिए ओ, एंड देन ये एन से याद रखिए नॉन गवर्नमेंटल एनजीओ और एसोसिएशन। ठीक है, तो CMON आप याद रखिए। नहीं याद रहता तो प्लीज 2-3 बार दोहराइए, याद रह जाएगा आपको। हमें कॉम्पोजिशन याद रखनी है PEM ICC की, CMON हमें LCC की। PEM में है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एक्सटर्नल मेंबर एंड मेंबर, राइट, 2 members। यहाँ पे क्या है? CMON, 1 is the chairperson,
One is the member of that particular taluka, tehsil, block, municipality. Then we have O से officio, we want one ex officio member, and N से है NGO, non governmental और other association से we need 2 members, जिसमें से कम एक woman होना जरूरी है, राइट। तो आईसीसी एलसीसी हमने करा कि आईसीसी में कौन कौन है, एलसीसी में कौन कौन है, ठीक है। आईसीसी सेक्शन 4 बात कर रहा है, एलसीसी सेक्शन 5 बात कर रहा है। अब बात करते हैं कंप्लेन के बारे में। चलिए, अब कंप्लेन करी कैसे जाती है उसके बारे में, अगर आपको किसी को एजुकेट करना है एज अ कंपनी सेक्रेटरी, आपके ऑफिस में कल को आपको एजुकेट करना है कि कंप्लेन करी कैसे जाती है, लेट्स रीड। सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग एंड हियरिंग ऑफ द कंप्लेन। Any aggrieved woman may make in writing a complaint of sexual harassment at workplace to the internal committee if so constituted। मतलब अगर आपके सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए आईसीसी। आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंटरनल कंप्लेंट कमिटी है तो सबसे पहले आपको वहीं जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आईसीसी नहीं है तो डायरेक्टली जाओ एलसीसी। अगर आईसीसी का मेंबर या एम्प्लॉयर खुद ही इन्वॉल्व है तो फिर एलसीसी जाओ डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम। लेकिन या अगर आपके अगर ऑर्गेनाइजेशन में आईसीसी है तो पहले वहीं जाइए, या फिर एलसीसी। अगर आईसीसी नहीं है तो एज द केस में भी, इन केस इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड within a period of 3 months from the date of incident, and in case if it is series of incident within a period of 3 months from the date of last incident। जैसे एक वुमेन के साथ कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, तो आज कुछ हुआ ऐसा, तो आज से लेके कितना महीने का टाइम है उनके पास, 3 मंथ। जैसे पहला इंसिडेंट उन्होंने इग्नोर कर दिया कि मे बी मेरा वहम है, ऐसा नहीं, मतलब एक होता है ना कि आप फर्स्ट टाइम पे इतना जजमेंट नहीं कर लेते हो। तो अगर आपने 2-4 बार ऐसा हो चुका है और चौथी बार जब आपके साथ हुआ, लास्ट इंसिडेंट जो हुआ, उससे कैलकुलेट करे जाएंगे 3 महीने। Provided that where the complaint cannot be made in writing, the presiding officer or any member of the internal committee or the chairperson of or any member of LC shall render all reasonable assistance to the women for making complaint in writing। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, कह रहे राइटिंग में कंप्लेन होनी चाहिए आईसीसी पे या एलसीसी, एज द केस में भी। आईसीसी अगर आप राइटिंग में नहीं करते हो, सिर्फ वर्बली करते हो, तो आईसीसी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी है या किसी मेंबर की ड्यूटी है वो आपको हेल्प करे, असिस्ट करे कि कैसे राइटिंग में करना है। लेकिन अगर आप आईसीसी नहीं है तो एलसीसी के चेयरपर्सन या किसी भी मेंबर की ड्यूटी है कि आपको मदद करें राइटिंग में कंप्लेन करने के लिए, ठीक है। Where the aggrieved person, woman, is unable to make a complaint on account of her physical or mental incapacity or death or otherwise, मतलब केस ऐसा हो गया that woman is not able to, she's in a traumatic situation or something like this has happened wherein she's physically or mentally not viable to give the complaint in writing, then her legal lawyer, the legal representative or some other person as may be prescribed may make a complaint under this section। may मतलब कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो लीगल लॉयर या फिर एक किसी और पर्सन जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं वो भी कंप्लेन करवा सकते हैं अग्रीव वुमेन के बिहाफ पे, ठीक है। देन हमें ये तो समझ में आ गया कि आईसीसी एलसीसी है। आपने अभी पढ़ाया नहीं था सेक्शन 9, लेकिन हमें इतना अंदाजा तो हो गया था कि आईसीसी और एलसीसी में अग्रीव वुमेन कंप्लेन कर सकती है। लेकिन जो बातें हमें समझ में आई है वो ये हैं कि सबसे पहले आईसीसी जाना है, एलसीसी नहीं जाना है। और अगर आईसीसी नहीं है या एम्प्लॉयर के खिलाफ ही केस है तो आप एलसीसी डायरेक्टली जा सकते हो। फिर दूसरी बात हमें ये समझ में आई है कि जो इंसिडेंट हुआ है उसके 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लेन करनी है, ठीक है। फिर तीसरी बात हमें ये भी समझ में आई that if the woman is not able to file a complaint, maybe because of her physical, mental, or if she or death, in case of death, then the legal lawyer or any other person may be prescribed may file a complaint on her behalf। Then we have a conciliation also। According to section 10, the ICC or as the case may be the local committee may, चाहे तो बिफोर इनिशिएटिंग एनी इंक्वायरी अंडर सेक्शन 11, अभी आप पढ़ोगे आगे सेक्शन 11। सेक्शन 9 क्या पढ़ा हमने स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा मैम प्रोसीजर। सेक्शन 10 तुम्हें क्या बोल रहा है, सेक्शन 11 तुम्हें क्या बोल रहा है, इंक्वायरी। अभी आएगा आगे, अभी मैं आई नहीं हूं सेक्शन 11 पे। सेक्शन 10 कह रहा है कंसिलिएशन। कह रहे हैं पहला देखो ना, 9 में तो आया कंप्लेन आया आईसीसी एलसीसी एज द केस में भी, जिसके पास भी कंप्लेन आया
नेक्स्ट स्टेप इज, अच्छा जब कोई, अभी तुम सोचो कि कमिटी है, तुम खुद सोचो कि रटने वाली बात नहीं है, तुम खुद सोचो कि कमिटी है, इसके पास कंप्लेन आई होगी, तो कमिटी ने क्या करा होगा? मैम कमिटी ने जब कंप्लेन आई होगी तो उस इंसान को बुलाया होगा, इंक्वायरी करी होगी। इंक्वायरी से पहले एक बात करी जा रही है, कंसिलिएशन। सेक्शन 10, द आईसीसी और द एलसीसी एज अ केस में भी, जहां पे भी कंप्लेन आई है, मे बिफोर इनिशिएटिंग एनी इंक्वायरी अंडर सेक्शन 11 एंड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द aggrieved women take steps to settle the matter between her and respondent through conciliation. It is provided that no monetary settlement shall be made as the basis of conciliation. तो यहाँ पे अगर वुमेन खुद बोले या वुमेन को पूछा जाता है कि आर यू लाइक इंटरेस्टेड इन कंसिलिएशन, शैल बी कॉल द पर्सन जिसके साथ, जिसने आपके साथ गलत करा है, बिफोर हेडिंग टू एनी इंक्वायरी। ठीक है, अभी क्या है ना, वुमेन को भी प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं, डोंट डू द इंक्वायरी, बिकॉज इंक्वायरी में चीजें बहुत हाईलाइट होंगी एंड पीपल आर गोइंग टू बी द गॉसिपर्स, गॉसिप करेंगे एंड आई विल बी द टॉक ऑफ द टाउन। टॉक ऑफ द टाउन समझते हैं ना, कि यू नो एवरीबडी विल बी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मी एंड एक हो ही जाता है ना, सब ऐसे घूर रहे हैं या देख रहे हैं, या यू नो ना हाउ वी आर, हमें तो बात करने का बहाना चाहिए होता है गॉसिप करने का। मतलब disclaimer, I am not gossiping. What I'm trying to say is that that's a human behavior, that a person will start gossiping about it and person will be start talking about it. So a women may feel कि inquiry ना हो, conciliation हो जाए, ठीक है? So if it is initiated by the woman itself कि हाँ conciliation is better, क्योंकि काफी women कंप्लेन इसलिए भी नहीं करती हैं क्योंकि उनको लगता है कि अरे बात आगे आएगी, लोगों को पता चलेगा एंड पीपल विल बी टॉकिंग अबाउट मी एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट। तो कंसिलिएशन पे बात करते हैं। आजकल आप देखते हो वैसे सोशल मीडिया में कितनी चीजें हो जाती हैं। आज तो सोशल मीडिया से ध्यान आया, येस्टरडे माय हाउस हेल्प, शी आस्क्ड मी, मैं ना अपनी वीडियो ही अपलोड कर रही थी यूट्यूब पे, तो मैं वीडियो अपलोड करने से पहले उसको चला के देखती हूँ क्या वॉइस ठीक आ रहा है एंड एवरीथिंग। सो शी वॉज अराउंड मी, शी सॉ मी माई वीडियो एंड शी वॉज लाइक आप क्या कर रहे हो? मैंने उसको पता है कि आई टीच, तो मैंने कहा अपलोड कर रही हूँ वीडियो। तो उसने कहा कितने कितने हैं आपके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर? मैंने कहा अभी तो कम ही है, क्या कर सकते हैं, अभी तो स्टार्ट करा है, अभी तो कम है। कहती इंस्टाग्राम पे कितने हैं? मैंने कहा इंस्टाग्राम पे भी कम ही है, इतने तो नहीं है, ठीक ठाक ही है, मतलब ठीक ठाक भी नहीं बोल सकते, कम ही है, अभी स्टार्ट हुआ है, कम है। कहती अच्छा, कहती मेरे ना 1106 हैं फॉलोअर्स। मैंने कहा 106 की 1106? मैंने कहा 1000 फॉलोअर्स यू हैव? मैंने कहा क्या, हाउ कम, मतलब ऐसा कैसे? हम तो इतना अच्छा कंटेंट देते हैं, बच्चे हमें फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम पे, मतलब ये मतलब क्या वीडियो पे डालती हो तुम? तो कहती कुछ भी नहीं है, ऐसी मतलब सोचो। मैंने कहा यार तुम्हारी 1000 फॉलोअर्स है, मेरे को तो ऐसे ऐसे वो हो गया, एक कॉम्प्लेक्स आ गया मुझे। मैंने कहा क्या कर सकते हैं। और देख रहे हो मतलब क्या ही क्या क्या लोग रील बनाते हैं आजकल। मुझे ना कभी कभी ना पता नहीं चलता था कि ये कहाँ है, लोग ये कहाँ बनाते हैं लोग रील्स एंड शॉर्ट्स एंड कितने कुछ कुछ तो कितने बकवास नहीं होते हैं, अजीब ही नहीं है कुछ भी, मतलब एनीथिंग। तो वो ना वो कंटेंट तो ना बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, आई स्वेयर। चलो एनीवे क्या कर सकते हैं, लेट्स नॉट रियली कमेंट, बट लेट मी टेल यू सोशल मीडिया इज बिकमिंग लाइक फायर, यू नो, एनीबॉडी सेइंग एनीथिंग एंड लाइक कमिंग एंड फैलोइंग, यू नो, सारा स्प्रेड हो रहा है। But anyway, what can be done? Everything has its advantages and disadvantages also. चलो हमें क्या करना, हमें बात करनी है कंसलेशन के बारे में। तो ये आपको ये याद रखना है, प्रोसीजर और इंक्वायरी के बीच में आता है सेक्शन 10 जो बात कर रहे हैं कंसलिएशन के बारे में। सो इफ इट इज प्रोवाइडेड बाय द वुमेन एंड इफ इट फील्स फेयर, द नेसेसरी कमिटी, चाहे वो आईसीसी हो या एलसीसी हो, कंसलेशन के लिए जा सकते हैं। Where settlement has been arrived, the ICC or the LCC, ये आपको देखो लिखना है ICC और LCC as the case में भी, क्योंकि दोनों केस में यही चीज होती है, ठीक है ना। तो ICC में कंप्लेन गई है तो वो करेंगे, LCC में कंप्लेन गई है तो वो करेंगे। They shall record the settlement so arrived and forward the same to the employer or the district officer to take the action. तो अभी कंसिलिएशन में अगर सपोज कोई सेटलमेंट होती है तो सेटलमेंट को रिकॉर्ड करके, अगर आईसीसी है तो एम्प्लॉयर को भेजेगी कॉपी, अगर एलसीसी है तो कॉपी ऑफ सेटलमेंट कहां जाएगी? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास। द आईसीसी और द एलसीसी एज द केस में भी शैल प्रोवाइड द कॉपीज ऑफ सेटलमेंट टू द अग्रीड वुमेन एंड द रिस्पोंडेंट। अब आप समझिए, आईसीसी अपने दिमाग में लाइए, आईसीसी 4-5 लोग बैठे हैं, वो कंसिलिएशन करा रहे हैं,
किसके बीच में? अग्रीव वुमेन एंड रिस्पोंडेंट के बीच में। रिस्पोंडेंट समझता है ना, तो समझ में आता है ना तुमको, डेफिनेशन में हमने कहा था रिस्पोंडेंट इज द पर्सन जिसके खिलाफ केस हुआ है। सो अग्रीव वुमेन एंड रिस्पोंडेंट बैठे हैं, इनके बीच में सेटलमेंट कराया, जो भी बात हुई क्या है कैसे सेटलमेंट कराया। सेटलमेंट की कॉपी इनके पास जाने से पहले अगर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी प्रोसीडिंग हैंडल कर रही है तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी भेजेगी ये सेटलमेंट का रिकॉर्ड टू एम्प्लॉयर। अगर एलसीसी कर रही है तो ये सेटलमेंट का रिकॉर्ड किसके पास जाएगा? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। उसके बाद कोई फर्दर इंक्वायरी, अच्छा ये फिर क्या होगा ना, जो एम्प्लॉयर है वो कॉपी फर्दर भेजेगा अग्रीव वुमेन को और रिस्पोंडेंट को, और जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, अगर एलसीसी द्वारा प्रोसीडिंग हुई है और ये सेटलमेंट गया है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इसकी कॉपी भेजेगा अग्रीव वुमेन एंड रिस्पोंडेंट को। ठीक है ना, इसके बाद कोई इंक्वायरी नहीं हुई क्योंकि तुमने कंसिलिएशन कर लिया, तो कोई इंक्वायरी नहीं हुई। इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट पे आ जाते हैं, जो सेक्शन 11 है, जो अभी हम बात करा कि इंक्वायरी से पहले कांसिलेशन हो गया। देखिए कांसिलेशन अगर हो गया तो इंक्वायरी पे नहीं आओगे, यही काम थोड़ी ना रहेगा कि कमेटी बोलेगी पहले इंक्वायरी, तुम्हें कांसिलेशन भी करना है। कांसिलेशन मीन सेटलमेंट हो गया, ठीक है ना, तो फिर इंक्वायरी की बात नहीं आती। लेकिन इफ वुमेन इज नॉट अग्रीड फॉर द कांसिलेशन एंड शी वांट्स द इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट, देन इंक्वायरी किया जाता है। Section 11 states the procedure for conducting inquiry into complaint made under the Act, subject to the provision of Section 10, the ICC or LCC, as the case may be, shall, where the respondent is an employee, proceed to make inquiry into complaint in accordance with the provisional service rules applicable to the respondent. And where no such rules exist in the manner as may be prescribed of a domestic worker, यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको? यहाँ कह रहा है कि देखिए अगर तो जो अग्रीव वुमेन है वो कंसिलेशन के लिए नहीं जाती हैं और वो एक एम्प्लॉय है जो चाह रही है कि इंक्वायरी हो इस पर्सन के खिलाफ, तो आईसीसी या एलसीसी उस रिस्पोंडेंट के खिलाफ इंक्वायरी करेंगी। इंक्वायरी के समय सबसे पहली चीज, क्योंकि ये दोनों एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, रिस्पोंडेंट के सर्विस कॉन्ट्रैक्ट निकाला जाएगा। अरे जब कोई इंसान ज्वाइन करता ऑर्गेनाइजेशन, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता, अरे अगेन आई फॉरगॉट द नेम, अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है ना, उसके बाद सर्विस रूल्स होते हैं उसमें कि आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे, आपने ऐसा किया तो ये होगा एंड ऑल दैट। तो सर्विस रूल्स चेक करे जाएंगे, अगर सर्विस रूल्स नहीं है तो एक्ट के हिसाब से उसकी इंक्वायरी करी जाएगी। द लोकल कमिटी शैल, इफ द प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट, फॉरवर्ड द कंप्लेंट टू द पुलिस within the period of 7 days for registering the case under section 509 of IPC and other relevant provision of the IPC where applicable। क्योंकि सेक्सुअल हैरेसमेंट तो आईपीसी के अंडर भी आता है। यहाँ कह रहे हैं जहां लोकल कमिटी को इंक्वायरी में दिख गया कि हाँ भैया प्रॉब्लम तो है, कंप्लेन तो है, इंसान गलत है, रिस्पोंडेंट के खिलाफ एक्शन लिया जाए, तो लोकल कमेटी क्या करेगी? सबसे पहले तो इंक्वायरी के तहत उस इंसान का जो कंप्लेन है वो फॉरवर्ड करी जाएगी पुलिस को विद इन 7 days, राइट। Then the POSH Act stipulates the internal complaint committee and LCC shall, while inquiring into complaint of workplace, have the same powers which civil court अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में होती है। तो आईसीसी एलसीसी के पास सेम पावर्स है, जैसे समनिंग और अटेंडेंस एनफोर्स करना, बुलाया अग्रीव वुमेन को, बुलाया रिस्पोंडेंट को, वो नहीं आए तो इनके पास पावर है जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में होती है, ठीक है ना, ऑफिसर्स के पास। दे कैन रिक्वायर एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, क्योंकि इंक्वायरी कर रहे हैं, अब इंक्वायरी में बुलाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स मंगवाने पड़ेंगे, है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जरूरत होती है इंक्वायरी के लिए, वो सब ये आईसीसी और एलसीसी के ऑफिसर्स करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब इंक्वायरी हो रही है। तो इनके पास सेम पावर्स है जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में ऑफिसर्स के पास होती है। सच इंक्वायरी शैल बी कंप्लीटेड विद इन हाउ मेनी डेज? 90 days, राइट। एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, सेक्शन 12 कहता है रिलीफ के बारे में, दैट कैन बी गिवन बाय इंटरनल कमिटी टू द अग्रीव वुमेन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी। इंटरनल कमिटी लोकल कमिटी के बारे में नहीं आया यहाँ पे, इंटरनल कमिटी, अगर इंटरनल कमिटी नहीं है तो एलसी होता है। लेकिन एक्शन क्या क्या ले सकता है आईसीसी, जरा यहाँ पे देखें,
ड्यूरिंग द इंक्वायरी, कितने दिन चल रही है इंक्वायरी? 90 दिन तो मैक्सिमम लिखा है, देखो 30 दिन भी चल सकती है, 60 दिन भी चल सकती है, 90 दिन तक भी जा सकती है, मैक्सिमम कह रहे हैं इंक्वायरी 90 दिन तक जाती है, 90 डेज तक जाती है। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, जब तक इंक्वायरी पेंडिंग है, रिटन रिक्वेस्ट मेड बाय अग्रीव्ड वुमेन, द इंटरनल कमिटी या फिर लोकल कमिटी एज द केस में भी मे रेकमेंड कि ये चीजें हो जाएं। क्या क्या? ट्रांसफर द अग्रीव्ड वुमेन और द रिस्पोंडेंट टू एनी अदर वर्क प्लेस, इनकी वर्क प्लेस अलग अलग कर दो, ठीक है। अग्रीव्ड वुमेन को छुट्टी दे दो 3 महीने के लिए, 90 दिन तकरीबन 3 महीने ही हो गया ना, तो 3 महीना छुट्टी भी दे दो। या अदर रिलीफ एज मे बी प्रिस्क्राइब, मे बी मॉनिटरी रिलीफ, या अगर कोई फिजिकल इंजरी हुई है, ऐसा लेवल का सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है तो वो प्रोवाइड करा जाए, तो एनी अदर रिलीफ एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। उसके बाद कह रहा है the leave granted to the women under this section shall be addition to the leave she would be otherwise entitled. On the recommendation of internal committee or the local committee as the case may be, the employer shall implement the recommendation and send the report of the implementation of ICLC as the case may be. तो employer को जब ICLC बोलता है कि इनमें से कोई भी चीजें कर लो, तुम तीनों चीजें नहीं करनी इकट्ठे कि वर्क प्लेस भी चेंज कर दिया, छुट्टी भी दे दी, कॉम्पनसेशन भी दे दिया, इसमें से कोई एक चीज दे दो जब तक इंक्वायरी चल रही है, ठीक है। इंक्वायरी की रिपोर्ट जब आएगी तब देखा जाएगा क्या करना है, जब तक इंक्वायरी चल रही है वुमेन को ये सारे रिलीफ दे सकते हो, ठीक है। अब ये रिलीफ जब दे देगी ऑर्गेनाइजेशन तो उनको आईसी और एलसी को बताना पड़ेगा कि हमने ये रिलीफ दिया है, इसमें से कौन सा रिलीफ दिया है, कॉम्पनसेशन दिया है, छुट्टी दे दी है, या वर्क प्लेस चेंज कर दी, क्या करा है, इसके बारे में आईसी एलसी को बताना पड़ेगा। अब आ गई इंक्वायरी रिपोर्ट, देख लो कैसे कैसे चीजें चल रही हैं। सेक्शन 9 में आई कंप्लेन, सेक्शन 10 में हुई कंसिलेशन, सेक्शन 11 में हुई इंक्वायरी, सेक्शन 12 कह रहा है जब तक इंक्वायरी चल रही है ये रिलीफ दे दो, सेक्शन 13 में आ गई इंक्वायरी रिपोर्ट। प्रोवाइड्स दैट एक्शन रिपोर्ट टू बी सबमिटेड बाय आईसी और एलसी, आईसी एलसी कर रहे हैं ना इंक्वायरी, तो रिपोर्ट भी यही सबमिट करेंगे। किसको सबमिट करेंगे? आईसी रिपोर्ट बना रहे तो किसको सबमिट करेगा? एम्प्लॉयर, क्योंकि एम्प्लॉयर ने बनाया है इसको। एलसी जब रिपोर्ट सबमिट करेगा तो किसको करेगा? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने बनाया इनको। कंडक्टिंग on the completion of inquiry under this act, the IC or the LC as the case may be shall provide a report of its finding to the employer or as the case may be the district officer within a period of often days from the completion of inquiry, and such report shall be made available to the concerned parties also. कौन है concerned parties? Aggrieved women, respondent, ठीक है। आईसी किसको रिपोर्ट भेजेगा? एम्प्लॉयर। एलसी किसको भेजेगा? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। वेयर द आईसी और एलसी एज द केस मे बी, अगर रिपोर्ट में लिखा है दे अराइव एट द कंक्लूजन दैट द एलिगेशन अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट हैज बीन प्रूव्ड, सच प्रूव हो गया, इंक्वायरी में लोगों से बात करी, कुछ कैमरा से कुछ अरे क्या है सीसीटीवी कैमरा से रिपोर्ट निकाल, मतलब वो निकाला, वीडियो निकाली, कुछ ऐसी चीजें इकट्ठी करी, तो रिपोर्ट में प्रूफ हो गया कि, और इंक्वायरी में प्रूफ हो गया कि हाँ भैया इस इंसान ने गलत तो करा है, दिस पर्सन इज कल्परेट। इट शैल रेकमेंड टू द एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एज द केस मे बी to take action for sexual harassment as a misconduct in accordance with the provision of the service rules applicable। तो रिस्पोंडेंट को पहले तो बोला जाएगा कि सर्विस रूल में ये लिखा था जब तुम्हें रखा था कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, और करोगे तो ये सजा करनी पड़ेगी, वो सजा दी जाएगी। डिडक्ट करा जाएगा to deduct notwithstanding anything in the service rule applicable from the salary or wages of the respondent such sum that aggrieved women को पे करा जाएगा। तो एक तो रिस्पोंडेंट को बोला जाएगा कि तुम्हारी सैलरी काटी जा रही है और ये अग्रीव वुमेन को ये कॉम्पनसेशन करा जा रहा है। तो रिपोर्ट के अंजाम में रिकमेंडेशन जो आईसी एलसी देगा वो क्या देगा? एक्शन लो सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंडर। इनफैक्ट इंडियन पीनल कोड के अंडर भी एक्शन लिया जा सकता है, डिडक्ट करो इनकी सैलरी, इसकी रिस्पोंडेंट की। It is proved that in case the employer is unable to make deduction from the salary, पता चले उसकी सैलरी इतनी ड्यू ही नहीं पड़ी या जितना कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है सैलरी उससे कम है, तो इट मे डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट टू पे द सम। तो उसको बोला जाएगा भाई तेरी सैलरी तो है नहीं, तो तेरे को पैसे तो नहीं कट सकते, लेकिन ये अमाउंट तुझे पे करना पड़ेगा अग्रीव वुमेन को, ठीक है। द आईसी और द एलसी की ड्यूटी बनेगी इस अमाउंट को रिकवर करने के लिए एज अ लैंड रेवेन्यू टू द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। तो आप ये जो रिस्पोंडेंट है जो खुद एक एम्प्लॉई है जिसने एक अपनी को वर्कर के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करा,
तो दैट को वर्कर को जो कॉम्पनसेशन पे किया जा रहा है वो उस रिस्पोंडेंट की सैलरी से डिडक्ट होगा। अगर सैलरी इतनी नहीं है तो एम्प्लॉयर बोलेगा कि भैया ये सम इतना अमाउंट पे करो। वो अगर अमाउंट पे नहीं करता है तो उससे रिकवरी की ड्यूटी किसकी है? आईसी और एलसी एज द केस मे बी। The employer or district officer shall act upon the recommendation within 60 days of its receipt by him. The employer or district officer shall act upon the recommendation within 60 days of its receipt by him. तो यहाँ पे आपको ऑर्डर जो है आईसी का या एलसी का ऑर्डर मिला, रिस्पोंडेंट को मिला कि भाई आईसी ने ये बोला करने को या एलसी ने ये बोला करने को। जो रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट पता है ना कौन है जिसने गलत किया? रिस्पोंडेंट जो है वो एक्ट ही नहीं कर रहा उस ऑर्डर पे, काम नहीं कर रहा, उसको बोला जा रहा है इतना पे करो, ये करो, वो करो, नहीं कर रहा, तो आईसीएलसी इस रिकमेंडेशन में 60 डेज के अंदर अंदर एक्शन लेंगे। राइट? पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मैलिशियस कंप्लेंट एंड फॉल्स एविडेंस, मतलब अगर सपोज यहाँ पे उल्टा विमेन ही झूठ बोल रही है टू टेक द कॉम्पनसेशन, छुट्टी लेने के लिए या व्हाटएवर, देखो ये चीजें भी हो सकती है। There are strict provisions under Section 14 of the Act for false and malicious complaint and false evidence, where the IC or LC, as the case may be, inquiry के समय they arrive at a conclusion that the allegation against the respondent is malicious, or the aggrieved woman or any other person making the complaint has made a complaint knowing it to be a false, or aggrieved women or any other person making a complaint has produced any forged or misleading document, it may recommend to the employer, अगर आईसी प्रोसीडिंग कर रही है इंटरनल कमेटी तो वो एम्प्लॉयर को बोलेगी, एलसी प्रोसीडिंग कर रही है लोकल कमेटी तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को बोलेगी टू टेक एक्शन अगेंस्ट वुमेन और द पर्सन जो वुमेन के बिहाफ पे ऐसी कंप्लेन कर रहा है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सर्विस रूल। तो अब ये सर्विस रूल किसके खोले जाएंगे? वुमेन के, कि आप झूठ बोल रही हैं, आपने झूठा एविडेंस दिया है, आपने झूठी कंप्लेंट फाइल करी है, आपका यही ट्रैक रिकॉर्ड है, पहले भी जहां जॉब करते थे वहां पे भी ऐसा करा तुमने। सो कॉम्पनसेशन, छुट्टी या किसी प्रकार के ग्रज के लिए अगर आप ऐसा कुछ मैलिशियस कंप्लेंट देते हैं देन यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस बाय आईसी और एलसी। ठीक है? डिटरमिनिंग ऑफ कॉम्पनसेशन, Section 15 provides that for the purpose of determining the sums to be paid to the aggrieved women under Section 13, Section 13 के तहत IC या LC जो भी हैं, when they have to pay the compensation to the women, when they have to pay the compensation to the women who has faced that particular action by respondent, तो क्या compensation किस बिना पे डिस्कस होगा? मेंटल ट्रॉमा, द पेन, सफरिंग, इमोशनल डिस्ट्रेस, जिसका वैसे तो कोई मॉनेटरी कॉम्पनसेशन है नहीं, लॉस इन करियर अपॉर्चुनिटी, मेडिकल एक्सपेंसेस अगर ऐसा इंजरी कुछ हुआ है तो, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है रिस्पोंडेंट का, इस पे भी डिपेंड करता है कॉम्पनसेशन। उसको 2 करोड़ तो नहीं बोल सकते देने को जब वो 10,000 रुपए कमाता है महीने का। फीजिबिलिटी ऑफ द पेमेंट इन लमसम या फिर इंस्टॉलमेंट, तो कॉम्पनसेशन डिसाइड करते हुए सारी चीजों को ध्यान रखा जाता है, मेंटल ट्रॉमा, फिजिकल इंजरी, सामने वाला जो है उसकी सैलरी, वेजेस कितनी है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, और जिसके साथ गलत हुआ है उसको पेमेंट कैसे करी जाएगी, ये सारी बातों को नजर में रखते हुए ही कॉम्पनसेशन डिसाइड करा जाता है। अपील, अब आ जाते हैं हम अपील के बारे में। देन हमारी ड्यूटीज रह गई हैं एंड देन है, पढ़ते हैं अपील। सेक्शन 18 बोलता है अपील ऑफ द अग्री पर्सन, any person agree from the recommendation made under section 2 of section 13 or under clause 1, 2 of section 13 or subsection 1, 2 of section 14 or 17, non-implementation of recommendation may prefer an appeal to court or tribunal in accordance with the provision of service rules applicable to the said person। अभी क्या है ना, जब इंक्वायरी हुई तो जो रिस्पोंडेंट था वो कहता है मैंने ऐसा कुछ गलत करा नहीं है और मैं बिल्कुल कॉम्पनसेट करूंगा नहीं, ये इंक्वायरी गलत है, आई एम अग्रीव्ड बाय द डिसीजन ऑफ इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी एज द केस में भी। तो वो अग्री पर्सन कहाँ जा सकता है? अपील कर सकता है किसी कोर्ट या ट्राइब्यूनल में। कितने दिनों में? 90 डेज। हो सकता है ना, या तो अग्री वुमेन बोले कि अरे इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया और उसको तो पनिशमेंट ही नहीं दे रहा आईसीएलसी, तो ये भी अपील कर सकती हैं, या वो इंसान रिस्पोंडेंट बोले कि मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं करा, मैं अपील करूंगा, मेरे खिलाफ मतलब मेरे को ये सारा, मैं कॉम्पनसेशन क्यों पे करूं। तो अगर इनमें से कोई भी अग्रीव्ड है वो अपील करने जा सकते हैं हायर कोर्ट या ट्राइब्यूनल में 90 डेज में। इस दौरान एम्प्लॉयर की ड्यूटीज क्या होती है स्टूडेंट?
The law has provided several duties of the employer under section 19. Such duties begin at the time when the employer has set up. आपने आईसीसी सेटअप करा है एंड टू इंश्योर कि कोई भी कंप्लेन खाली ना जाए या कोई भी कंप्लेन सारी कंप्लेन सुनी जाए, तो एम्प्लॉयर की कुछ पर्टिकुलर ड्यूटीज होती हैं जो एम्प्लॉयर को करनी चाहिए. पहला, एक तो सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट रखे अपने वर्क प्लेस पे, जैसे सेफ्टी रहे वुमेन की, ऐसा नहीं कि लेट आवर्स बुला रहे हैं या कुछ एम्प्लॉयर को ऐसे प्रोविजन रखने चाहिए जो सेफ्टी रहे. डिस्प्ले करे पॉश के बारे में, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नोटिस लगा रहना चाहिए. ये ड्यूटी है एम्प्लॉयर की. वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करें, अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करें, ओरिएंटेशन जब हो रही है एम्प्लॉयज की उस समय उनको एजुकेट करा जाए कि मेल वर्कर्स को, मेल एम्प्लॉयज को, कि ऐसा कुछ भी फीमेल वर्कर के साथ नहीं होना चाहिए. इंटरनल कमेटी को फैसिलिटीज दे एम्प्लॉयर, क्योंकि क्या होता है ना, इस चीज में ना एम्प्लॉयर का बड़ा योगदान होता है. इंटरनल कमेटी इंक्वायरी कर रही है या लोकल कमेटी इंक्वायरी कर रही है, तो एम्प्लॉयर जो होता है ना वो योगदान नहीं देता. इनफैक्ट अग्रीव वुमेन को डांटता है कि तुम्हारे चक्कर में मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम खराब हो गया, तुम्हें जरूर कंप्लेन करनी थी, तुम चाहती तो मैं कॉम्पनसेशन दिला देता, तुम्हें कंप्लेन करने की क्या जरूरत थी, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अब यही काम रह गया, मेरा नाम खराब हो जाएगा. यू अंडरस्टैंड? सो एम्प्लॉयर की ड्यूटी होती है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करें इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी को. अटेंडेंस रखे रिस्पोंडेंट की, और रिस्पोंडेंट के खिलाफ अगर कोई एक्शन है तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि उस एक्शन में सहयोग करे. राइट? सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल करे एम्प्लॉयर इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी को. वही सहयोग करे, ऐसा नहीं कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरे एम्प्लॉय वेले नहीं है, आप आके ऐसे इंक्वायरी नहीं कर सकते. ये सब चीजें ना करके इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी का योगदान करेंगे, सहयोग करे, मतलब हेल्प करे. राइट? असिस्टेंस प्रोवाइड करें. असिस्टेंट प्रोवाइड करें वुमेन को. अगर वो कंप्लेन करने के लिए बोलती है अंडर आईपीसी, तो उसकी कंप्लेन में मदद करनी चाहिए. एम्प्लॉयर को ये सब शब्द यूज नहीं करने चाहिए कि नहीं रहने दो, छोड़ दो, नॉट लाइक दैट. इनिशिएट करे एक्शन अंडर इंडियन पिनल कोड या कोई भी जो लॉ है जो इस चीज में आता है, अगेंस्ट द परपिट्रेटर और द अग्रीव वुमेन सो डिजायर वेयर द परपिट्रेटर इज नॉट एम्प्लॉय. अगर सपोज कोई एम्प्लॉयर है, उसकी एम्प्लॉय के साथ कुछ गलत होता है, पर गलत जिसने करा है वो एक ऑडिटर है, मतलब या ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटर नहीं है या कोई बाहर से आया है, वो इस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय नहीं है जिसने गलत सेक्सुअल हैरेसमेंट करा है लेडी के साथ, तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है कि इवन इफ दैट पर्सन, दैट रिस्पोंडेंट इज नॉट एन एम्प्लॉय, अग्रीव वुमेन की मदद करे. ठीक है? अपने मिसकंडक्ट के जो क्लॉज हैं वो सर्विस रूल्स में, अपॉइंटमेंट लेटर में क्लियरली मेंशन करे. एम्प्लॉयर की ड्यूटी है. टाइमली रिपोर्ट्स को सबमिट करें इंटरनल कमेटी में कि सब कुछ ठीक चल रहा है ना, हमारे ऑर्गेनाइजेशन इज फ्री फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट. तो ऐसा इंटरनल कमेटी को रिपोर्ट बनाने के लिए, जैसे एम्प्लॉयर ने इंटरनल कमेटी के जो मेंबर हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर ने बनाई है कमेटी, उनको बोले कि जाओ सारी वुमेन से क्वेश्चनर भरवा के लाओ और देखो, जरा एनालाइज करो एवरीथिंग इज वर्किंग वेल और नॉट, या क्या चीजें सुधारी जा सके. ये ड्यूटी एम्प्लॉयर की होनी चाहिए. राइट? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है विद रिस्पेक्ट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट. तो एम्प्लॉयर क्या स्टेप लेता है वो तो देख लिया. एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को क्या मेजर्स लेने चाहिए? रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, एजुकेट, कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग मटेरियल, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, अंडरस्टैंडिंग पब्लिक को बताना कि सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम लोकल कमेटी का कराना. तो गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो मैंडेटरी करे चीजों को, वो जो चीजें नहीं फॉलो हो रही है ऑर्गेनाइजेशन पे, उसमें पेनलाइज करे. गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि अपनी लोकल कमेटी को प्रॉपर ट्रेंड करे. गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम पब्लिसाइज और बहुत चीजें, एजुकेशन फैलाई जाए अबाउट सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्क एट वर्क प्लेस. ये कमिटीज बनाई गई हैं, लोगों को पता ही नहीं है, लेडीज को पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ है प्रोविजन. यू अंडरस्टैंड? पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस. अगर सपोज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में पेनल्टी कितनी करी जाती है जहां पे एम्प्लॉयर कंप्लाई नहीं कर रहा प्रोविजंस को, इट विल बी 50,000 रुपीज वेयर एम्प्लॉयर फेल्स टू कॉन्स्टिट्यूट इंटरनल कमेटी. आपको इंटरनल कमेटी बनाना अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट, आपने नहीं बनाई हुई है. टेक एक्शन अंडर 13, 14, 22, जो एक्शन लेना है अगेंस्ट रिस्पोंडेंट आपने नहीं लिया है, या आप कुछ भी कॉन्ट्रवीन कर रहे हो या अबेट कर रहे हो कोई भी प्रोविजन को लॉ के अंडर एम्प्लॉयर कर रहा है, तो उस पर 50,000 रुपए की फाइन लगेगा. इफ एनी एम्प्लॉयर आफ्टर हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑन ऑफेंस ऑफ पनिशेबल अंडर दिस एक्ट
दोबारा से ये चीज कमिट कर देता है, मतलब एम्प्लॉयर इतना ढीठ है कि उसको बोला गया है, पेनल्टी लगा दी, फिर भी वो ये कर रहा है, देन ही शैल बी लायबल टू ट्वाइस द पनिशमेंट। तो जहां पे फाइन 50,000 है वो 1 लाख रुपए हो जाएगा, और ही मे बी पनिश विद एनी इम्प्रिजनमेंट एज इन द केस रिक्वायर्स। अदरवाइज 50,000 रुपए फाइन लगेगा, और दोबारा ऑफेंस करते हो तो फाइन डबल हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, सो ये पेनल्टी है फॉर नॉन कंप्लाइंस। So students, with this we are done with our sexual harassment of women at workplace, Prohibition, Prevention and Redressal Act। सिर्फ इंट्रो था, आज की क्लास में हमने पूरा खत्म कर दिया। बहुत सारी चीजें आपने सुनी हैं, बहुत सारी चीजें समझी हैं। ये सारी चीजें जो सुनी हैं समझी हैं तभी दिमाग में रहेंगी जब आप इनको रिवाइज कर लोगे। रिविजन का तरीका मैंने आपको बताया ही है। कुछ बोल रहे होंगे हमारे तो फ्रेंड्स सीएस कर ही नहीं रहे हैं तो हम कैसे रिवाइज करें, तो तुम खुद को रिवाइज कराओ। घर में कोई है तो उसको बताओ सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में, मैम अब कैसे बताएं, अब हम क्या करें, तो अपने आप से बात करो, रिवाइज करो। ठीक है, कुछ नहीं होता तो आई एम प्लानिंग फॉर यूट्यूब लाइव सेशंस, तो वहां पे कम्युनिकेट करो। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी, तुम आंसर करना, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट करेंगे, कौन सबसे पहले आंसर करता है, राइट। सो वी विल डू सच थिंग्स व्हेन द एग्जाम विल बी अप्रोचिंग। हम ऐसी चीजें करेंगे सो दैट इट विल बेनिफिट यू। टिल देन आप प्लीज इस चैप्टर को रिवाइज करिए। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन है, कोई भी डाउट होता है व्हाट्सएप कम्युनिटी है, कोई भी डाउट होता है इंस्टाग्राम टेलीग्राम है, कोई भी डाउट होता है यू हैव माई फोन नंबर। इसके अलावा और एक्सेस मैं आपको क्या बताऊं, सारी चीजें आपके यू कैन एक्सेस। सो प्लीज इन केस ऑफ एनी डाउट रीच बैक टू मी। थैंक यू सो मच।